एनसीईआरटी कक्षा 9 हिंदी क्षितिज काव्य खंड का सुमित्रानंदन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर की रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। काव्य में जिस ग्रामश्री कविता को उद्धृत किया गया है वह जाड़े की समाप्ति तथा बसंत के आगमन। वसंत ऋतु आप सभी को पता है। वसंत ऋतु के आगमन पर आने पर मौसम के एक बदलाव, एक प्रवृत्ति, ग्राम की अनुपम प्राकृतिक शोभा का गतिशील चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो है वसंत ऋतु के आगमन पर प्राकृतिक शोभा के बारे में इसका बहुत सुंदर वर्णन हमारे सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है और चित्र प्रस्तुत भी किए हैं और भावों के अनुरूप शब्दों का कलात्मक चयन करने के कारण पंत जी शब्द शिल्पी कहे जाते हैं। इस कविता में भी पंत जी को कलात्मक प्रकृति, वर्णन एवं सटीक शब्द चयन का एक सुंदर उदाहरण है। प्रस्तुत कविता में, इस कविता में जो है कवि द्वारा विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं सहित संपूर्ण ग्रामीण वातावरण का मानवीय अत्यंत सुंदर रीति से वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम ग्रामश्री कविता के जो रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य की बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी हुई है और उन्हें प्रकृति प्रेमी भी बोला जाता है। तो इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा जो थी, प्रारंभिक शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला और बनारस, इलाहाबाद से उन्होंने जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। सुमित्रानंदन पंत जी की जो कविताएं हैं वह हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, लोकायतन, चिदंबरा आदि। पंत जी की कविताओं में प्राकृतिक व मनुष्य के विविध संबंध प्रकट हुए हैं। उन्होंने प्रकृति के सूक्ष्म व कोमल रूप को अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। प्रकृति का कोमल और सुंदर रूप को अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। उनकी काव्य भाषा सरल व सहज है, जिसमें संस्कृत के शब्द व अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। उनकी कविताओं में शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह का स्वर भी है। जो शोषक वर्ग है उनके लिए भी इन्होंने लिखा है। सुमित्रानंदन पंत जी का निधन 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में। तो इनके जो है ग्रामश्री पद हम लोग पढ़ेंगे। पहला पद इनका है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। यहाँ पर कवि गांव के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव के खेतों में दूर दूर तक फसलों की मखमल यानी कोमल हरियाली फैली हुई है। कब? बसंत के ऋतु में, बसंत आगमन के ऋतु में जो है खेतों में क्या होता है, बहुत
हरियाली छाई रहती है। उस समय जो है बसंत के आगमन पर गेहूं की और सरसों की जो खेती होती है वह बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर मनमोहक लगती है। तो यहाँ पर कवि ने भी इतना सुंदर वर्णन प्रकृति का किया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, बहुत दूर दूर तक मखमल सी कोमल हरियाली जो है खेतों में फैली हुई है। और लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी सी उजली जाली, उस हरियाली पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें, रवि मतलब होता है सूर्य की जो किरणें हैं जैसे उस पर चांदी के समान उज्जवल जाली लपेट रही हैं। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, उस हरियाली में सूर्य की किरणें ऐसी लग रही हैं जैसे चांदी की जाली जो है लिपट रही है या लपेट रहे हैं। कवि तिनकों को हरे शरीर वाला बताते हुए कहते हैं कि धूप में हरे तन वाले इन तिनकों में हरियाली कुछ इस तरह समा गई है। कैसे समा गई है? जैसे नसों में हरा खून झलक रहा है। जो हमारे हाथों में, पैरों में, हर जगह शरीर में नसें होती हैं, उनमें जो खून होता है वह कैसा लगता है? हरा लगता है। लेकिन कहीं पर जो है कट जाए या कुछ हो जाए तो उस खून का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। लेकिन जब वह हम नसों में देखते हैं तो वह हरा दिखता है। यह यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि हरे तन वाले इन तिनकों में हरियाली कुछ इस तरह समा गई है जैसे नसों में हरा खून झलक रहा हो। फसलों की हरियाली से हरी हुई धरती के ऊपर आकाश का कभी न धूमिल पड़ने वाला नील वर्णी फलक छोर या किनारा इस प्रकार झुका हुआ है मानो नीचे झुककर वह धरातल को छू लेना चाहता है। यहाँ पर जो है खेतों की सुंदरता के बारे में बताया गया है। अगला पद है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झोंक रही नीलम की कली तीसी नीली। यहाँ पर जो है कवि बताते हैं कि रोमांचित सी लगती वसुधा मतलब धरती। यह धरती कैसी लग रही है? बहुत प्रसन्न, रोमांच करने वाली प्रसन्न वसुधा धरती ऐसी लग रही है कि कवि कहते हैं प्रकृति में इस सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है धरती जो है रोमांच भर गई है। धरती में जो है रोमांच मतलब खुशियाँ इतनी भर गई हैं। इस कारण गेहूं और जौ के पौधों में नए नए बालियां दिखाई दे रही है। अरहर और सनई की पकी फसलों में फलियों के बीच हवा के हिलकर बज उठने वाले गोल सुनहरे दाने आ गए हैं। वे ऐसे शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं मानो धरती की कमर पर सुंदर घुंघरू हो। क्या? अरहर और सनई की जो फसल हो रही है वह ऐसा लग रहा है जैसे धरती की कमर पर सुंदर घुंघरू जो है विराजमान हो रहे हैं। फूली सरसों के पुष्पों का पीला रंग और उन फूलों से निकलकर हवा में फैली भीनी तेली सुगंध बिखरी हुई पड़ी है। कितना सुंदर प्राकृतिक वर्णन जो है यहाँ पर पंत जी ने किया है। आगे कहते हैं, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा में से झोंक रही नीलम की कली तीसी नीली, सुगंध बिखेर पड़ती है कौन? तेली हवाएं।
खेतों की हरी भरी धरती से निकलने वाले नीले फूलों वाले तीसी के छोटे छोटे पौधे धरती के सौंदर्य को निहारने के लिए, निहारना मतलब होता है देखने के लिए, हरी भरी धरती से झोंक रही है, सब देख रही है। इस कारण धरती मानो रोमांचित होकर पुलक रही है, बहुत प्रसन्नता से भरी जा रही है। अगला पद इसमें देखेंगे हम। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। यहाँ पर कवि कहते हैं, मटर के फूलों एवं शंख के आकार की फलियों से युक्त मिले जुले, युक्त मतलब होता है मिले जुले, रंग रंग के फूलों से रिलमिल जो मटर है वह कैसे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मानो विस्तृत फसल राशि के बीच रंग बिरंगे फूलों वाली सखियां मटर के साथ खेतों में खड़ी हंस रही हों। बीजें क्या है? मटर के दाने की लड़ी को अपने भीतर छिपाए मटर की फलियां मखमल सी थैलियों जैसे मटर के पौधों से लटक रही है। खेत में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मटर के फूलों पर बैठती उड़ती रंग बिरंगी तितलियां जब एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं उड़ करके अपने वृंतों से दूसरे फूलों को वृंतों पर जाकर बैठ रही। जब वह तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही है तो मानो यहाँ पर लग रहा है कि जैसे स्वयं वह फूल जो है आ करके दूसरे पर जा बैठता है। यहाँ पर प्राकृतिक छटा का वर्णन बहुत सुंदर किया है। अगला पद देखें। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। आगे देखते हैं। कवि गांव की धरती व प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, गांव की धरती केवल फसलों के सौंदर्य से मंडित नहीं है। क्या गांव की जो धरती है वह केवल फसलों से ही सुसज्जित नहीं है, अपितु बल्कि बाग बगीचों में उगे आम के वृक्षों की डालियां भी क्या है, बहुत सुंदर है, जो अब सोने और चांदी के समान आभा वाली मंजरियों से लद गई हैं और उसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखते हैं सुषमा में वृद्धि हो रही है। इससे जो है उस प्राकृतिक सुंदरता में बहुत वृद्धि हो रही है। बसंत ऋतु में क्या होता है? बसंत ऋतु के आगमन के प्रभाव से ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़कर जो है, बसंत ऋतु में क्या होता है, पतझड़ होता है, जो उनमें पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ते हैं और नए पत्ते, नए फूल, नए कोपलें जो है विकसित होती है। नव किस्लयों, नव पत्तियां को विकसित होने का अवसर दे रहे हैं। इस वातावरण में कोयल की मतवाली सी होकर कूक उठी है। यह यहाँ पर बताया है। फिर इसमें बताया है कि महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में जरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। कटहल के वृक्ष
महके कटहल, कटहल के वृक्ष से फल आ गए हैं, कटहल के पेड़ों पर भी फल आ गए हैं और वह फल आने के कारण महक उठते हैं और खुशबू देने लगता है। जामुन के फूल अधखिले होने निकलने लगे हैं, जामुन पर भी जो है फूल निकलने लग गए हैं। जंगल में झरबेरी की झाड़ियों में झरबेरी मतलब बेरों के जो गुच्छे फल कर लटक रहे हैं। इन सब की भांति ही आड़ू के पेड़ों पर भी फूल, नींबू और अनार के पेड़ों में फल के आने वाले फूल लग रहे हैं। जब फल आता है उससे पहले जो फूल आते हैं वह जो है सारे पेड़ों में आ रहे हैं। खेतों में आलू, गोभी, बैंगन, मूली भी अपने वांछित विकास को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे खेतों में जो है क्या क्या हो रहा है, आलू, गोभी और मूली भी विकसित हो रही है। यहाँ पर प्रकृति के बारे में बताया है यहाँ पर भी, और प्रकृति में जो है क्या क्या हमें दिखाई देता है ये बताया है। अगला देखें, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह पालक, मह धनिया, लौकी और सेम फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पीले अमरूद अब मीठे और लाल चित्तियों वाले हो गए हैं, अर्थात पहले की अपेक्षा उनमें जो है अधिक मधुरता मतलब मिठास होने लगी है और वह मीठे और सुनहरे हो गए हैं। जो अमरूद पहले थे उनमें लाल लाल जो है चित्तियाँ, धाड़ी जो है होने लग गई हैं और वह मीठे होने लग गए हैं और बेर पक गए हैं। फिर जो है वसंत ऋतु के आने पर जो है धीरे धीरे बेर के फल भी पकने लग गए हैं तथा मीठे और सुनहरे होने लगे हैं। आंवलों की डालों पर आंवले से तरु की डाल जड़ी, उन आंवलों की डालियों से जो है तरु मतलब होता है पेड़ की डालियाँ जड़ गई हैं, लद गई हैं, उन पर गुच्छे गुच्छे आंवलों के लगने लगे हैं। लह पालक, मह धनिया, खेतों में हरी हरी पालक लहलहा रही है। खेतों में बसंत ऋतु पर क्या होती है, पालक भी होता है, धनिया होता है और वह खेतों में बहुत सुंदर लग रहा है, लहरा रहा है। और तो वहीं कहीं धनिये के फूलों की खुशबू वातावरण को महका दे रही है। उस समय जो खेतों में धनिया बोया जाता है उसकी जो सुंदर फूल खिले हुए रहते हैं वह बहुत वातावरण को महका देते हैं। लौकी और सेम की फलियां फैल गई हैं। लौकी और सेम जो उनकी फलियां हैं जो है वह भी बहुत सारी फैल गई है। टमाटर के फल हरे से लाल हो गए हैं, अर्थात पक गए हैं। जो हरे टमाटर थे अब वह लाल हो गए हैं, पक गए हैं। अब वह मखमल की भांति प्रतीत हो रहे हैं, जैसे लाल मखमल की चादर वहाँ बिछी हुई है ऐसा वह प्रतीत हो रहा है, मालूम हो रहा है। मिर्च के गुच्छों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह बड़ी हरी थैली के रूप में उग रही है। पेड़ों पर जो है मिर्च की फलें लग रही हैं, फलियाँ, तो वह कैसी मालूम होती है, हरी थैलों में उगे हुए के समान मालूम होती है। अगला पद देखें, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली सी कंघी से बगुले कलंगी सांवरे है कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर,
मगरौठी रहती सोई। कवि गंगा की रेत को देखकर, अब यहाँ पर जो है कवि बताते हैं कि बालों के साँपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। कवि गंगा की रेत को देखकर कहता है या कहते हैं कि गंगा तट की रेती जो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही है। जो गंगा के किनारे की रेत होती है वह सूर्य के प्रकाश के पड़ने से चमकने लगी है। लहरों के जल से बालू पर बन जाने वाले सर्पिण सांप जैसे निशाने, उन लहरों से जो है उस बालू पर कैसे निशान पड़ जाते हैं, जैसे सांप चल के गया हो। निशानों से युक्त उसके चारों ओर सरपत, घास पाती घनी झाड़ियाँ और तट पर तरबूजों की खेती बड़ी सुंदर दिखाई देती है। तरबूज सभी लोगों ने देखा होगा, खाया भी होगा। तरबूज फल जो है बहुत अच्छा होता है। वह कहाँ पैदा होता है? गंगा के किनारे तट पर, उस रेतीली भूमि पर जो है झाड़ियों पर पैदा होता है। और उंगली की कंघी से बगुले कंगली संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरख्वाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। गंगा के जल में अपने एक पैर को उठाकर सिर खुजलाते और कंगली संवारते बगुलों वाले में कंघी करते से प्रतीत होते हैं। उस निरंतर प्रवाहमान जल में कहीं सुरखाब या चक्रवाक पक्षी तैर रहे हैं, तो कहीं किनारे पर जो है मगरौठी एक प्रकार की चिड़िया होती है, वह जो है सोई हुई है। यहाँ पर ये बताया है। अगला और लास्ट पद हम पढ़ेंगे। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियारी में निश की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है हरियाली सर्दी की धूप पड़ने पर हंस रही है, तथा सर्दी की धूप और हरियाली आलस्य से युक्त हो रहे हैं, और वह दोनों जो है सो रहे हैं। ओस पड़ने के कारण रात भीग चुकी है। अब वह सीजन कैसा होता है? बसंत ऋतु के टाइम पर जो है हल्की सी ठंडक रहती है और तब ओस पड़ती है। ओस के कणों के कारण रात जो है भीगी सी प्रतीत हो चुकी है। तारों की रोशनी फीकी पड़ने से प्रतीत होती है। मतलब तारों की जो रोशनी होती है वह फीकी पड़ती है, जैसे वह स्वप्न में खोए हुए हैं। सौंदर्य से पूर्ण गांव पन्ने के खुले डिब्बे जैसा दिखाई देता है। इस मरकत डिब्बे से गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया हुआ है जैसे नीलम का आच्छादन, मतलब ढक्कन हो। जाड़े की समाप्ति एवं बसंत के प्रारंभ के प्राकृतिक वातावरण में अपनी सुंदरता से लोगों के मन को हर चुका है, हर चुका है या हर लेने वाली या सम्मोहित कर देने वाली यह सुंदर प्राकृतिक छटा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आइए, आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी? आपको यह वीडियो पूरी देखनी है, तभी आप लोग के समझ में आएगा। और इसके जो प्रश्न उत्तर है सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको देखिएगा और अपने नोटबुक में नोट करिए सारे लोग। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस चैनल को
शेयर ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम ग्रुपों में, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।